चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी का 2016 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक। इसको 2 पार्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है और वैसे भी जितने हमने वीडियो डाले हैं उनमें से मुझे नहीं लगता किसी ने पूरा वीडियो देखा होगा, अगर कुछ लोगों को छोड़ दें। तो इसीलिए जो है छोटा-छोटा वीडियो डालते हैं और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है? इसके पहले हम आपको बता दें, इसका अगर आपको इसके क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप इसको 3 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका, आप डायरेक्ट स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा तरीका है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। ये हमारा जो है फेसबुक पेज है, इसको भी आप फॉलो करते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। बहरहाल अभी तक हम बात करें तो 2013 के हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 2013 को 2 पार्ट में सॉल्व किया है और इसका जनरल हिंदी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसके अलावा पॉलिटी का जो है क्लासेस स्टार्ट की है आरओ के लिए स्पेशल, और 2014 का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर। और ये 2014 वाला जो पेपर था ये 2015 में हुआ था। ठीक है, और 2015 में नोटिफिकेशन जाके 2016 में हुआ था। तो आगे बढ़ने से पहले आज 24 अक्टूबर है और ये लेक्चर आपको 25 तारीख को मिलेगा। तो आज यूनाइटेड नेशन का जन्मदिन है, तो हम उसको बधाई दे देते हैं। ठीक है, हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। हमने उसके लिए केक भी डिज़ाइन किया है। तो बहरहाल बात करें यूनाइटेड नेशन की, थोड़ा बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। ठीक है, पूरी दुनिया एक परिवार थी, उन परिवार में झगड़े हो रहे थे। झगड़ों के बाद जो है कुछ बड़े बुजुर्गों ने आगे आए, उन्होंने कहा हम एक नियम बनाएंगे। तो उन्हीं नियम के तहत जो है यूनाइटेड नेशन बना और उन्हीं यूनाइटेड नेशन के तहत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनी। उनमें इन 5 बड़े बुजुर्गों को, जो सबसे ताकतवर थे, उनको जो है इनकी अस्थायी सदस्यता दी गई कि अगर पूरे दुनिया में, यानी जो एक परिवार है उसमें कोई झगड़े होते हैं तो इसमें आएगा, और अगर हम पांचों सहमत होंगे तो उस पर जो है निर्णय होगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए इसके अस्थायी सदस्य कौन है। चीन है, रशिया है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम यानी, ठीक है, ब्रिटिश है, और उसका फ्रांस है। इसके अलावा बात करें G4 समूह न्यूज में रहता है, ये भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संबंधित है, जिसमें भारत, जर्मनी, ब्राज़ील, जापान ये मिलकर अपने जो है G4 समूह बनाए हैं, जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कुछ करंट की। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है। इसके अलावा हम आपको बता दें, जैसे आपने 2013 2014 का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आप देख रहे होंगे करंट के हिसाब से पूछ रहा है, कैसी कैसी फैक्चुअल चीज़ें पूछ रही हैं। अगर आप 2016 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे करंट का, तो उसमें देखिए कितनी बारीक से करंट अफेयर पूछा है। मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है क्या पूछ ले। तो आप हर तरीके से तैयार रहिए। इसीलिए पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। 2014 में हुए, 2013 में हुए, 2014 में हुए, 14 वाला आप देखेंगे 15 में एग्जाम हुआ, 16 में भी कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जिनकी चर्चा हम इसमें करेंगे। बहरहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन है। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, राधा कमल मुखर्जी, एस.बी. चौधरी। इसमें दिया गया है, बुक का नाम दिया गया है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आर.सी. मजूमदार का मिलान किया गया है द स्पाई, इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। राधा कमल मुखर्जी की बुक का मिलान किया गया अवध रिवोल्ट 1857 से 1858। एस.बी. चौधरी का मिलान किया गया सिविल रिविलियंस इन द इंडियन म्यूनिटी। ये भी सब जो है ये 1857 की बुक से संबंधित है। ठीक है, तो अगर बात करें इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए। तो जहां तक बात करें कि अवध इन रिवोल्ट जो है, वो आप देखेंगे तो उसे जो है राधा कमल मुखर्जी ने नहीं लिखा था, बल्कि रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा था। इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो है तीनों ऑप्शन सुमेलित है, बी.डी. सावरकर का, आर.सी. मजूमदार का, एस.बी. चौधरी का, ये सारी चीज़ें जो हैं सुमेलित हैं। और ध्यान रखना है कि ये सारी जो बुकें हैं ये सब जो है इंडियन नेशनल हिस्ट्री से संबंधित है। 1857 जो रिवोल्ट हुआ था उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? इसमें पूछा है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मंत्रिमंडल नहीं बना। मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब। तो आपको सही उत्तर आपको बताना है।
चलिए कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर जो है बताना है। तो बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जब 1937 में इलेक्शन हुआ, उसमें जो है 11 प्रांतों में से उसने 7 प्रांतों में बहुमत हासिल की, यानी उसमें मंत्रिमंडल उसके बने। केवल जो है बंगाल और पंजाब की बात करें, वहाँ पर इसकी सरकार नहीं बनी। बंगाल की बात करें तो बंगाल में जो है कृषक प्रजा पार्टी का और मुस्लिम लीग की सरकार बनी। पंजाब में की बात करें, पंजाब में आप देखेंगे यूनियन पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। बाकी जो है हर जगह जो है देखेंगे 11 से 7 प्रांतों में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 3 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बारे में और बात करें तो आप देखिए ये क्रोनोलॉजी दिया गया है कि 1929 में लाहौर में आप देखें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होती है। उसके बाद 1930 में आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, उसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता होता है। फिर गांधी जी इरविन समझौता के बाद जो है आप देखेंगे 1930 में जो है प्रथम गोलमेज में गांधी जी शामिल होते हैं। और फिर द्वितीय गोलमेज होता है, द्वितीय गोलमेज में जो है आप देखेंगे गांधी जी इसमें शामिल नहीं होते हैं। और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 की बात कर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा होती है, ठीक है। और जिसमें आप देखेंगे गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के मध्य समझौता होता है। इसके बाद पूना पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब क्रोनोलॉजी आपको समझना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एनी बेसेंट जो थी वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, लेकिन वो कांग्रेस की सदस्य नहीं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किसने किया था? अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, सर तेज बहादुर सप्रू, सर मोहम्मद जफरुल खान, V.S. श्रीनिवास शास्त्री, KT पाल और मीराबेन ने किया था। और आपसे पूछा जाएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? आपको ध्यान रखना तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ जो है गांधी जी ने भाग लिया था। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हमने बात की कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो B.R. अम्बेडकर थे और तेज बहादुर सप्रू थे, और गांधी जी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे। एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की सदस्य नहीं थी, लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कैसे पूछा है? अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था? C.R. दास, M.R. जयकर, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। तो आप बताइए 1925 में जो चुनाव हुआ था उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष जो है इनमें से कौन था? इसको आपको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इन चारों में से कौन था जो सेंट्रल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था 1925 में अगस्त में? तो आप देखेंगे इसका आंसर जो होगा विट्ठल भाई पटेल। ये विट्ठल भाई पटेल वही हैं जो सरदार पटेल के बड़े भाई हैं, ठीक है। और ये विट्ठल भाई पटेल की बात करें तो स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये 2013 में क्वेश्चन आया था और रिपीट हुआ है कि निम्नलिखित में किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया बुक्स लिखी? रजनी कोठारी, M.N. श्रीनिवास, आशीष नंदी, D.L. सेठ। तो ध्यान रखना है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया बुक किसने लिखी? रजनी कोठारी। कुछ सेक्शन जो है ROE के बड़े फ्री हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे बुक्स की बात करें, बुक्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा बात करें तो पॉपुलेशन सेंसस जो हुआ उससे जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री के कोई युद्ध हुए उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, युद्ध तो नहीं लेकिन आप देख लेंगे सेंसस से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बुक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और चौथा इंडियन लीग की स्थापना। इन संस्थाओं की स्थापना का वर्ष जो है सही क्रोनोलॉजी में आपको बताना है कि कौन सा पहले हुआ कौन सा सबसे लास्ट में हुआ, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो जहाँ तक बात करें बंग भाषा प्रकाशिक सभा की, तो इसकी स्थापना आप देखेंगे 1936 में कोलकाता में हुआ था, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था,
ठीक है। और राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म सभा के संस्थापकों में से एक थे। इसके अलावा लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1838 में हुई थी, और इसकी स्थापना जो है द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। और इसके अलावा बात करें बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। ठीक है। और इसके अलावा इंडियन लीग की बात करें, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। तो ये चीज़ें भी आपको भविष्य के लिए ध्यान रखनी है, क्योंकि शिशिर कुमार घोष से और इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा, यानी क्रोनोलॉजी देखेंगे तो सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। उसके बाद आप देखेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। इसके बाद किसका नंबर आएगा, इंडियन लीग की स्थापना आप देखेंगे 1875। फिर लास्ट में नंबर आएगा 1936 में बंग भाषा प्रकाशित सभा। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है 2 3 4 1 ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6 क्वेश्चन पूछा है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो जहाँ जहाँ तक बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें आपात की उद्घोषणा की जहाँ तक बात है, तो उसमें आप देखेंगे आंतरिक अशांत की बात करें तो आंतरिक अशांत मूल संविधान में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। ठीक है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें पूछा भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 97वें संविधान संशोधन द्वारा, 98वें संविधान संशोधन द्वारा, 59वें संविधान संशोधन द्वारा, 60वें संविधान संशोधन द्वारा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा हिंदी पाठ को निम्न जो है संविधान संशोधन के माध्यम से जो है प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया, यानी भारतीय संविधान के? तो बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा। तो आप देखेंगे इसमें आंसर हो जाएगा 98वां संविधान संशोधन किया गया था 1987। इसके द्वारा जो है ये प्रावधान किया गया। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान को हिंदी में प्रकाशित करने को 98वें संविधान संशोधन 1987 में इसे भाग 22 के तहत संविधान के अनुच्छेद 394 ए में डाला गया है। इसने संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संविधान को हिंदी अनुवाद के प्रकाशित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, वहाँ पर जो है आप देखेंगे क्लिष्ट लैंग्वेज में लिख दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर देखिए आपातकाल से संबंधित उपबंध के बारे में आप देखेंगे तो उद्घोषणा 352 के तहत जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या किसी हिस्से में लग सकता है। बाकी आपातकाल के उपबंध के बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है, यानी उसकी अवधि कब होती है और कब लगाया जाता है, ये सब चीज़ें इसमें दी गई। इसके अलावा देखेंगे इसमें 57वें संविधान संशोधन के बारे में दिया है, 59वें दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, इसको हम डिटेल में चर्चा करने नहीं जाएंगे, हमने आपको मैटर दे दिया। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भविष्य में से क्वेश्चन बन सकते हैं श्योर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति, अधिकरण। तो इसमें जो मिलान किया गया है बताना आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे पंचायत जो है भाग 9 में है, नगर पालिका 9 क में है, सहकारी समितियां 9 ख में है। जहाँ तक ट्रिब्यूनल की बात है तो ट्रिब्यूनल से बार बार क्वेश्चन आते हैं। ट्रिब्यूनल जो है वो भाग 14 ए में शामिल है, और भाग 14 में अगर आर्टिकल पूछा जाए तो 323 ए से लेकर 323 बी तक जो है ये चीज़ें लिखी गई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इन भागों की चर्चा जो है हम लोग पहले भी कर चुके हैं। संविधान के पार्ट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको दे दिया है पार्ट्स दे दिया गया, सब्जेक्ट दे दिया, आर्टिकल दे दिया गया है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी 25 भाग का पूरा डिटेल आपको दिया गया है। इसमें आपको देख लेना है कि कौन से भाग में कौन सा सब्जेक्ट है और क्या प्रावधान है, इसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इससे पूछा है
भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, संघ मंत्री परिषद यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ऑप्शन 2, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पद पर अपने पद धारण करेंगे। तो बताना है इनमें से कौन कितने कथन सही हैं। तो अगर ऑप्शन 2 को देखें कि इसमें लिखा है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करेगा, तो ये बात गलत है। क्योंकि आप देखेंगे आर्टिकल 75(3) में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है मंत्री जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, ना कि जो है प्रधानमंत्री। सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है, जितने केंद्रीय मंत्री हैं सब। तो इसके अलावा जो है आप देखेंगे तो संघ का जितना भी यूनियन मिनिस्टर होते हैं, यानी जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है, सॉरी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे केवल और केवल ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। ये आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल की प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल ताकत यानी संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसे जो है 91 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब मंत्रियों की जिम्मेदारी क्या दी गई, इनके बारे में दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है 2 सूची दी गई है, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। आपको मिलान करना है, आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा कोट इसमें सही है। चलिए बताइए, इसका आंसर दीजिए। तो 7वीं अनुसूची की जहाँ तक बात करें, 7वीं अनुसूची में देखेंगे, 7वीं अनुसूची में आप देखेंगे विधायी शक्तियों की बात की गई है, ठीक है। 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है कुछ अधिनियम दिए गए हैं, ठीक है, उनके लीगलाइजेशन की बात की गई है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल परिवर्तन के आधार पर जो है उनकी अयोग्यता निर्धारित करते हैं। इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी जो है जो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल से और पार्ट से ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो इसको पार्ट और शेड्यूल आपको रट लेना है, ठीक है। जितना फैक्चुअल आप रट सकते हैं उतना रटिए। तो 12 शेड्यूल है, ठीक है। मूल संविधान में कितने शेड्यूल थे, मूल संविधान में 8 शेड्यूल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब शेड्यूल आपको जो है रटे रहने चाहिए। फेवरेट शेड्यूल की बात करें, अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो शेड्यूल 2 से पूछे जाते हैं, शेड्यूल 3 में क्या है ये पूछा जाता है, 4, और इसके बाद आप आ जाएंगे 7, 8, ठीक है। तो ये सब जो है इनके फेवरेट शेड्यूल है, हालांकि 12 ही हैं तो 12 आप रट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, से पूछा निम्नलिखित में किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को मान्यता दी। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं, 6वीं, 5वीं। तो आपको बताना किस पंचवर्षीय योजना में ह्यूमन डेवलपमेंट को विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मान्यता दी थी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो आप देखेंगे कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1992 को, ठीक है। तो इसमें जो है विकासात्मक प्रयासों के लिए जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को मान्यता दी गई थी। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल मैंने दे दिया है, यहाँ से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। पंचवर्षीय योजना, सेंसस जो है, और पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल, ये सब जो आपको मस्ट जो है आपको देख के जाना है। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में यहाँ पर डिटेल में दे दिया गया है। तो यहाँ से जो पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आप देखेंगे तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक यहाँ पर सारी डिटेल आपको दी गई है। कैसे क्या था, कितनी ग्रोथ निर्धारित की गई थी, किस पंचवर्षीय योजना में क्या चालू हुआ था, तो हम सारा डिस्कस नहीं करने जाएंगे। कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको देख ले, हम सारा मैटर आपको पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध करवा देंगे। और शायद ही ऐसा जो है हिंदी में बाकायदा जो है कैटेगराइज किया हुआ पीडीएफ आपको कहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखेंगे, इसमें पूछा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद अध्यक्षता जो है संघीय
वित्त मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर करते हैं, और केंद्र के राजस्व और वित्त के प्रभावी राज्य मंत्री इसके सदस्य हैं। ऑप्शन 2 दिया गया, जीएसटी काउंसिल की जो टैक्स रेट है से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई टैक्स नीति की दिल्ली कर निर्धारित करेगी। ठीक है। तीसरा है, राज्य सरकारों के पास वैट की उगाही का विकल्प होगा यदि वो चाहें। तो आपको बताना इसमें जो है तीनों में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए आप बताइए कौन सा कथन सही है। जहां तक बात करें वैट की, तो वैट क्या है? वैट एक जो है कंज्यूमर टैक्स है, जो कच्चे माल की बिक्री से लेकर उपभोक्ता द्वारा अंतिम खरीद पर उत्पाद पर हर चढ़ पर देय होता है। तो इसे ही हटाकर आप देखेंगे जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया। इसमें ऑप्शन 3 सही नहीं है, बाकी 1 और 2 सही है। ठीक है। तो जीएसटी में क्या क्या आता है? राज्य जीएसटी की बात करें तो इसमें जैसे उत्पाद शुल्क, ये सब जो है केंद्रीय जीएसटी, विलासिता, इन सबको जो है कवर करके आप देखेंगे तो ये सब सारे टैक्स जो है इसमें शामिल होते हैं, जिसमें आप जो है देखेंगे आईजीएसटी और सीजीएसटी, इसको डिवाइड किया गया है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी में कस्टम ड्यूटी टैक्स शामिल नहीं है। ठीक है। कस्टम ड्यूटी कहाँ लगाई जाती है? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो है ले जाने वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगाई जाती है। इससे क्वेश्चन बना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ और 3 ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कैसे पूछा, 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। चलिए बताइए। तो उत्तर प्रदेश हमेशा से गेहूं उत्पादन में सबसे आगे रहा है। उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पर होगा। अगर इसके बाद पूछा जाए तो इसके बाद जो है एमपी आएगा, मध्य प्रदेश, इसके बाद पंजाब आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी के बारे में दिया गया है, सदस्य दिया गया है, कार्य दिया गया है, उसके बारे में दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, कौन कौन को टैक्स आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे डायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, कैपिटल गेन टैक्स आता है, प्रोफेशनल टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, रोड टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी। और इसका इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसमें जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन ड्यूटी, डिविडेंड, सेल टैक्स, तो ये सब क्या है आप देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स है। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर वीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन के बारे में दिया डाटा दिया गया है। इसको हर लेक्चर में इससे क्वेश्चन आते हैं, हर बार यही डाटा देते हैं, तो इसको आपको रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इसमें कार्यक्रम दिया गया है, उसे शुरू करने का वर्ष दिया गया है, इसको आपको मिलान करना। ऑप्शन ए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ऑप्शन सी जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो आपको बताना है कि ये योजनाएं कब कब शुरू हुई, इसको आपको सही कोड का मिलान करके आपको बताना है। तो आप देखेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आप देखेंगे ये 1999 में स्टार्ट हुई। और इसके अलावा स्वर्ण जयंती शहरी योजना की बात करें तो 1 दिसंबर 1997 को स्टार्ट हुई। जवाहर रोजगार योजना की बात करें, जवाहर रोजगार योजना जो है 1 अप्रैल 1989 को स्टार्ट हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देखेंगे तो 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया। ठीक है। इसके अलावा से पूछा जाए मनरेगा, मनरेगा कब स्टार्ट हुआ? तो मनरेगा आप देखेंगे 2005 में स्टार्ट हुआ। इसके पहले जो है नरेगा था और इसका नाम 2010 में बदलकर इसको मनरेगा कर दिया गया। ठीक है। बहरहाल अगर इसमें देखा जाए, अगर इस मिलान से देखा जाए तो कौन सा कूट सुमेलित है, तो आप देखिए इसमें जो है ऑप्शन सी जो है इसमें सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कैसे पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा लोक संस्कृत को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए अधिक सभ्य लोगों की संस्कृत की परिपाटी, ठीक है, यानी क्राइटेरिया। ऑप्शन बी नगरीय लोगों की संस्कृत की क्राइटेरिया। ऑप्शन सी सामान्य लोगों की संस्कृत का परिपाटी। ऑप्शन डी आधुनिक समाज के लोगों की संस्कृत की परिपाटी। तो इसमें बताना है कि लोक संस्कृत को इन चारों में से कौन सा जो है एग्जैक्ट जो है इसका आंसर होगा, लोक संस्कृत के बारे में कौन स्पष्ट कर रहा है। तो लोक संस्कृत की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो आप जो सामान्य लोग होते हैं, क्षेत्रीय जो उनकी कल्चर होती है, उनको जो है उनकी जो रीति रिवाज होते हैं उनको जो है संरक्षण देना, ठीक है, वो सामान्य लोगों की बात है, ना कि नगरीय लोगों की बात है, ना तो अधिक सभ्य लोगों की बात कर, ना तो आधुनिक समाज की बात करता है। बल्कि लोक संस्कृत का आप देखेंगे कहाँ पाएगा, जनरल यानी सामान्य लोगों के पास ये है गुण पाया जाता है। इसमें ऑप्शन सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, शब्दों का संकलन, कथाओं का संकलन, युद्ध का संकलन। तो आप देखेंगे जो ऋग्वेद है उसको बताना है उसके बारे में इन चारों में से किसका संकलन है।
तो आप ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसमें कई सारे वेद हैं। तो आप देखेंगे इसमें कई सारे स्रोतों का संकलन है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें, सॉरी ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। विलायत खां सितार, आला रखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खां पखवाज पखवाज। तो आपको बताना है इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है, आपको इसका आंसर बताना है। जहाँ तक बात करें विलायत खां की तो इनका संबंध सितार से है। अल्लाह खां जो है तबला से। हरिप्रसाद चौरसिया जानते हैं आप, बहुत फेमस है बांसुरी के लिए। अमजद अली खान की बात करें तो अमजद अली खान जो है इनको 1991 में कला के क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और ये जो है क्या है, सरोद वादक है। ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर करंट की बात कर रहे हैं, करंट की वैसे अलग से क्लास होगी, तो इसमें देखेंगे पद्म विभूषण किसे मिला है, पद्म भूषण किसे मिला है, इसके बारे में दिया गया है। इसके अलावा टोटल जो है 91 जो है आप देखेंगे 91 जो है पद्मश्री मिला है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। जो फेमस है उनको जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके बारे में पीडीएफ से आपको पढ़ना पड़ेगा, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कैसे पूछा, किसान क्रेडिट योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2001 में शुरू की गई थी। ऑप्शन 2, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त पूंजी, समय समय अनुकूल जो है साख यानी सुविधा यानी पैसे की सुविधा समर्थन प्रदान करती है। तो आपको दोनों में से बताना कौन सा कथन सही है। तो किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसान क्रेडिट का मतलब ही होता है कि किसानों को जो है समय के अनुसार जो है उनके भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी खेती के लिए समय अनुकूल आवश्यकता है उनको जो है उसके लिए साख या पैसे उपलब्ध करवाना। जहाँ तक बात है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2001 में नहीं शुरुआत हुई थी, बल्कि अगस्त 1998 में शुरुआत हुई थी। इस प्रकार आप देखेंगे इसमें ऑप्शन 2 जो केवल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कैसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल लगभग है 12 करोड़, 16 करोड़, 14 करोड़, 17 करोड़। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, डाटा से ही पूछा है। तो देखिए कैसे ही क्वेश्चन जो है आप लोग कैटेगराइज कर लेते हैं, इसको आर के लिए पढ़ेंगे, इसको यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे, इसको यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे। भाई डाटा वही पढ़ना है आपको। जब भारत की एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस वो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर देता है। जब आप कंपैरिजन स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, यानी आप यूपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, इन सब क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखेंगे मेन जो है एक डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है, उसी में से जो है फैक्चुअल जानकारी निकाली गई है। बहरहाल अगर बात करें इसमें भारत की फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग जो है 14 करोड़ हेक्टेयर है। ठीक है, और इसके अलावा एक एक बात आपको भूल गए बताना कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना सिर्फ एग्रीकल्चर के अलावा भी आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में अभी वर्तमान में पशुपालन को भी शामिल कर दिया गया है, यानी पशुपालन जो करता है उसके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड जो है जारी किया सकता है। मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्म, इन सब के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है 14 करोड़ हेक्टेयर जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसके सॉइल फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन पता नहीं ध्यान देते हैं कि नहीं, जब क्लास में बताया जाता है तो देखिए उसी से क्वेश्चन आया है। तो इसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। अब या तो फैक्चुअल जानकारी पूछ लिया है, अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता है तब भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तब भी आप लगा सकते हैं, जिसमें आपको मृत्तिका, गाद, महीन बालू उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे आप बात करेंगे तो जो जैसे सैंड फॉर्मेशन या सॉरी सॉइल फॉर्मेशन होता है, तो एक बेड रॉक होता है यानी बड़ा पत्थर होता है, फिर वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है, तो उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। यानी बड़े रॉक को अलग नाम दिया, छोटे टुकड़े को उनसे छोटे टुकड़े अलग नाम दे दिया गया है, फिर उनसे छोटे टुकड़े को अलग नाम दे दिया गया है। तो जो होते हैं आप देखेंगे इसे क्या कहते हैं, इसे सैंड कहते हैं यानी बालू कहते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं। ठीक है, फिर उससे छोटा क्या होता है, सिल्ट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, क्ले होता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा ऑप्शन ए मृत्तिका यानी क्ले जो है, इनसे भी कम जो है आप देखेंगे क्ले मिट्टी के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो
इन्फॉर्मेशन आपको डाटा दिया गया, आप कैसे जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब देखिए ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है, इसी की बात मैं कर रहा था कि इसमें पूछा चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, चीन के तुलना में भारत के पास सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। चीन की तुलना में भारत में कृषि प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता अधिक होती है। तो आप देखेंगे, अगर आप चीन का मैप देखा होगा या फिर अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी या कुछ भी पढ़ा होगा, आपकी आदत होगी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से नहीं कर सकते, तो इसको छोड़ देते हैं। बहरहाल आप निगाह गड़ा के इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। 21 पूछा है नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, नाबार्ड संसद अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित हुआ। ऑप्शन 2, या केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। इसमें से जो है कितने सही हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई आंसर पता ना भी रहे, तो जहां अगर केवल लिखा है तो उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। बहरहाल नाबार्ड की फुल फॉर्म देखेंगे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, यानी कृषि के लिए, एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे काम करता है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था, और ये नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन जो है समिति बनी थी, उसकी सिफारिश के आधार पर हुआ था। यानी ये कृषि के साथ आप देखेंगे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को, ठीक है, इनकी आर्थिक मदद करता है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, 22 में देखिए क्या पूछा है। इसने पूछा है करनाल बंट रोग होता है जौ के फसल में, बाजरा के फसल में, गेहूं फसल में, ज्वार के फसल में। तो आपको बताना है। रोग से क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा था, उसके बाद इसमें पूछा है। ठीक है, तो करनाल बंट रोग जो होता है वो गेहूं में होता है। अगर गेहूं की जो फूल होते हैं या फिर जो कली होती है उसमें अगर ये लग जाए तो अनाज की गुणवत्ता को जो है नुकसान पहुंचाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो, गेहूं की फसल में करनाल बंट रोग लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इसमें पादप पोषक तत्व दिया गया है, उनके कार्य बताए गए हैं। इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। नाइट्रोजन, देखिए हिंदी में अनुवाद कितना घटिया किया है, नाइट्रोजन लिखा है, तो नाइट्रोजन रशियन थोड़ी है। फास्फोरस पोटेशियम बोरान, हम लोग इंडियन है तो थोड़ा सा शुद्ध हमको चाहिए, तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम बोरान, आपको बताना है कि कौन सा कार्य सुमेलित नहीं है। तो नाइट्रोजन का काम जो है वृद्धि और विकास करना, ठीक है, अनाज, ठीक है, इनका वृद्धि विकास करना। और इसके अलावा आप देखेंगे पोटेशियम सॉरी फास्फोरस काम है जड़ का विकास करना। ठीक है, यानी इसमें क्या करता है, कोशिकाओं के अंदर आप देखेंगे उसके अंदर पानी की मात्रा को निर्धारित करता है। सॉरी, पोटेशियम की बात कर रहे हैं। पोटेशियम जो है कोशिकाओं के अंदर आप देखेंगे पौधे के अंदर पानी की मात्रा को निर्धारित करता है। फास्फोरस का काम है जड़ का विकास करना। बोरान, बोरान का काम है जो है रोग की प्रतिरोधकता को निर्धारित करना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हमने देखे, इसमें ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पोटेशियम का काम क्या है, पोटेशियम का काम है कोशिकाओं के अंदर जो है पानी की मात्रा को निर्धारित करना, ना कि स्टोमेटा का खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण करना। तो स्टोमेटा का खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण कौन करता है, गार्ड वॉल करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, से पूछा उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा, सहकारी समितियों के निबंध द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो स्टोर होता है उसकी स्थापना आप देखेंगे तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर सदस्यों से मिलकर बना होता है, वहीं ये सदस्यों द्वारा स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है जो बिचौलियों हैं उनकी संख्या कम करना, और उत्पादकता की जो कॉस्ट है उसको कम करना। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो सेबी बना था 12 अप्रैल 1988, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था अधिनियम पारित करके। तो संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो 1992 में एक एक्ट पारित हुआ था, 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। 30 जनवरी 1992 को इसे जो है वैधानिक दर्जा दिया गया था। और एक करंट की न्यूज है, इसको आपको ध्यान रखना, वर्तमान में सेबी की जो चेयरपर्सन है वो है माधवीपुरी गुच। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 26 की बात करें, 26 में क्या पूछा है। 26 में सूची फर्स्ट सूची 2 का मिलान दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स। तो आप देख रहे हैं कैसे ही टैक्स से घुमा के इकोनॉमिक क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछता, बस बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो कैपिटल गेन टैक्स किस पर लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस पर लगता है, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स।
तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है, तो इसमें एग्जांपल दे दिया है कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स में आएगा, कौन कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कैपिटल गेन टैक्स किस पर लगता है, तो कैपिटल गेन टैक्स आप देखेंगे अगर आपने कोई संपत्ति का क्रय विक्रय किया है तो उस पर लगेगा। यानी आपने कोई जो है कैपिटल आपने जो है विक्रय किया है, आपके पास पूंजी आई है। ठीक है, इसके अलावा अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो आप देखेंगे आयात निर्यात पर लगता है, आयात पर लगता है, सॉरी आयात पर लगता है, निर्यात पर लगता है। कस्टम ड्यूटी की बात करें, कस्टम ड्यूटी की बात करें, कस्टम ड्यूटी फैक्ट्री में निर्मित वस्तुओं पर लगती है। ठीक है, और कॉर्पोरेट टैक्स जो है एक प्रकार देखेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है इनकम टैक्स है, यानी इनकम पर लगने वाला टैक्स है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। 27 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विश्वविद्यालय के नाम दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान, आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना। तो आपको बताना है इन चारों विश्वविद्यालयों में से और राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ है, ये आपको मिलेगा रायपुर, और रायपुर कहाँ है, रायपुर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ 2005 में, 2007 में, 2006 में, 2008 में। तो एमएसएमई एक्ट की बात कर रहा है, तो एमएसएमई एक्ट जो है आप देखेंगे 2006 में पारित हुआ था। ठीक है, फिर इसी एमएसएमई से ही जुड़ा क्वेश्चन है कि लघु निर्माणी उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्री की बात कर रहा है, सॉरी मीडियम इंडस्ट्री की बात कर रहा है। तो यानी लघु निर्माण उद्योग में प्लांट और मशीनरी के एक्सचेंज यानी विनियोग की मात्रा होनी चाहिए 10 लाख रुपए से अधिक नहीं, 10 लाख रुपए से ऊपर परंतु 25 लाख से अधिक नहीं। ऑप्शन सी 25 लाख रुपए से ऊपर परंतु 5 करोड़ से अधिक नहीं। ऑप्शन डी 5 करोड़ रुपए से ऊपर परंतु 10 करोड़ से अधिक नहीं। तो आप देखेंगे एमएसएमई की परिभाषा अभी हाल ही में बदली गई है। बहरहाल इसमें 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना है कि जो इसमें स्मॉल की बात करें, स्मॉल इंटरप्राइजेस है, उसमें जो है आपको बताना है कि वो क्या जो है सीमा तय की गई है। तो आप इसमें देखें 25 लाख से 5 करोड़ रुपए पहले था, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखेंगे तो स्मॉल इंडस्ट्री में देखेंगे तो इसमें 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक की सीमा थी। और वर्तमान रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए सबका एक कर दिया गया है। माइक्रो के लिए क्या है, जो है 1 करोड़ से अधिक, ठीक है, और टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक हो उसे माइक्रो करेंगे। और स्मॉल में क्या है, तो 1 करोड़ से जो है 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक होना चाहिए। ठीक है, उसे स्मॉल कहेंगे। मीडियम में क्या कहेंगे, मीडियम जो है आप देखेंगे 10 करोड़ से 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर होना चाहिए 50 करोड़, 250 करोड़। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, मीडियम इंडस्ट्री करेंगे। इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 30 में आप देखिए सेंसस से पूछा है। सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। ठीक है, तो इसने पूछा है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में कौन सा सुमेलित नहीं है। लक्षण दिए गए हैं, मान दिए गए हैं। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5% है। ऑप्शन बी प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 829 है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की 2001 की 2011 की जो दशकीय वृद्धि थी वो प्रतिशत इसमें दिया गया है। ठीक है, 20.23। ऑप्शन डी महिला साक्षरता 57.18। ये आपको कॉन्टेक्स्ट किसका लेना है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको सारी चीजें बतानी है। तो आप कहेंगे देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5 ना होकर कितना है, 16.49% है। ठीक है, और अगर बात की जाए यूपी का जो टोटल यूपी का एरिया बात करें तो भारत के कुल एरिया का क्षेत्रफल का लगभग 6.88% है। और पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का यूपी में कितना है, 16.49% है। इसमें ऑप्शन ए जो है इसमें गलत है, यानी सुमेलित सही नहीं है। और यूपी की टोटल साक्षरता पूछा जाए तो वुमेन साक्षरता दिया, टोटल साक्षरता आप देखेंगे 67.78% है। ठीक है, टोटल साक्षरता यूपी की। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक पाई है, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर दीजिए।
तो जहाँ तक पॉपुलेशन की बात है, तो पॉपुलेशन में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर बना हुआ है, जैसे गेहूँ उत्पादन पर नंबर 1 है। वैसे ही जो है आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जो है एप्रॉक्स बात करें तो 19 से 20 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यूपी के बारे में जो है फैक्चुअल जानकारी दी गई है, यानी साक्षरता कितनी है, लिंगानुपात कितना है, घनत्व कितना है। बाकी 2011 की जनगणना के बारे में दिया गया है, और उसमें कौन कौन सा इंडस्ट्री है, कहाँ कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी नदियाँ हैं, ये सब के बारे में आपको देख लेना है। यूपी स्पेशली कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं क्या पूछा। 32 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। कथन दिया है, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। कारण बताया गया है कि हर 10 वर्ष की समय में उस दौरान भारत की अधिकांश अधिकांश जनसंख्या अपरिवर्तित रही है। कारण को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बताया गया 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है, ठीक है। कारण तो गलत है, क्योंकि 10 वर्ष की अवधि के दौरान जो है आप देखेंगे भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है, इसलिए जो है जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। ये बात तो जो है गलत है, क्योंकि 10 वर्ष में ही जनसंख्या जो है परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण जो है हर 10 वर्ष के दौरान जनसंख्या परिवर्तित होती है। और ये बात तो सही है कि भारत की जनगणना जो है हर 10 वर्ष पर की जाती है। हालांकि अभी 2011 के बाद जो है 2021 में होनी थी तो नहीं हुई, ठीक है, 2023 चल रहा है, लेकिन तब भी ये बात जो है सही है, यानी कथन जो है ये सही है, किंतु आर जो है गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, इसमें पूछा है विनिमय साक्ष्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ, यानी एक्सचेंज टर्म डीड एक्ट, ठीक है, यानी कह सकते हैं शपथ पत्र, यानी जहां आप एफिडेविट बनवाते हैं या फिर कोई शपथ पत्र बनवाते हैं, एक्सचेंज टर्म डीड एक्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो कब प्रभावी हुआ। तो आखिर आप देखेंगे एक्सचेंज टर्म डीड एक्ट की बात करें वो 1881 में प्रभावी हुआ था। नंबर 34 की बात कैसे पूछा, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। आवर फ्यूचर आवर कंट्री आवर सेंसस, पीपल ऑफ इंडिया आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो आप देखेंगे कि 2011 के दौरान जो है जो आदर्श वाक्य यूज किया गया था वो था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, तो इसमें आवर सेंसस आवर फ्यूचर हो जाएगा। नंबर 35 में देखिए क्या पूछा, 35 पूछा निम्नलिखित में कौन सा अभ्यर्थ सुमेलित नहीं है। पश्चिम बिहार दिया गया है, ठीक है, स्थान दिया गया है समसपुर, रायबरेली, नवाबगंज, इलाहाबाद, बखीरा, संत कबीर नगर, संडी, हरदोई। तो आपको बताना है इन चारों में से जो पश्चिमी अभ्यर्थ हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। आप देखेंगे नवाबगंज पश्चिमी अभ्यर्थ, आप देखेंगे ये इलाहाबाद में नहीं बल्कि कहाँ, उन्नाव, ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। और वर्तमान में यूपी में देखिए अगर पूछा जाए कितने रामसर साइट है, तो वर्तमान में 10 जो है ये रामसर साइट है। और इंडिया में जो है टोटल कितने हैं, 75 रामसर साइट है। इसकी चर्चा हम लोग आगे आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रामसर साइट है, वो आपको पढ़ के जाना है, श्योरली पढ़ के जाना है, क्वेश्चन 100% बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, इसमें पूछा इकोसिस्टम फुटप्रिंट की माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर हेक्टेयर, ऑपस क्यूबिक फुट, क्यूबिक फुट। तो जहाँ तक जब आपको ऐसे वर्ड आ जाए सॉरी, जब ऐसे वर्ड आ जाए इकोनॉमिक सॉरी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है फुटप्रिंट की बात करें, तो नैनोमीटर क्यूबिक ये सब तो होगा नहीं। अब भूमंडलीय हेक्टेयर को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल हेक्टेयर, ठीक है, ग्लोबल हेक्टेयर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें सही है, ग्लोबल हेक्टेयर, ठीक है। यानी ग्लोबल हेक्टेयर की बात करें, यानी पास की फुटप्रिंट क्या करता है, ये इंगित करता है कि मनुष्य की जीवन शैली या व्यवसाय में पर्यावरण से कितने रिसोर्स की आवश्यकता है, ये मापता है इकोसिस्टम फुटप्रिंट, से हम ग्लोबल हेक्टेयर द्वारा मापते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर देखिए इंडिया लेवल पर जो है 75 जो है साइट्स हैं। अब किस राज्य में कितनी साइट्स हैं इसको आपको देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश का तो विशेषकर आप देख के जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के 10 साइटों के बारे में कौन कौन सी राज्य या कौन कौन से जिले में स्थित है इसको भी यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आपको देख के जाना है। और इसके अलावा 75 साइट में आपको यहाँ पर सारे राज्य में आपको देख के जाना है कौन सी साइट कहाँ पर स्थित है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात, 37 में क्या पूछा है,
इसमें कथन ए दिया गया, कारण बताया गया। भारत में वन क्षेत्र की ह्रास यानी कमी भारत के जननांगी संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। कारण, वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो पहला कथन समझ लेते हैं सब। देखिए, इंसान की जनसंख्या बढ़ती गई, पहले कम पॉपुलेशन था, ठीक है, कम पॉपुलेशन था तो लोग गांव में रहते थे, ठीक है। तो गांव का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एक परिवार में जो है, मान लीजिए 2 सदस्य रहते थे, 2 से 3 हुए। 2 के पास ज़मीन ढेर सारी थी, उनका बँटवारा हुआ, तो उनका विभाजन हुआ, तो ढेर सारे जो है फिर खेत में अपना घर बनाने लगे। इससे क्या होता है कि आप देखेंगे कि अगर जनांगीय संक्रमण हो रहा है, उससे प्रत्यक्षता जो है वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया जो है, सही बात है कथन। लेकिन कार्ड की बात करें, इसमें नकारात्मक संबंध नहीं होता, सकारात्मक संबंध होता है, ठीक है। सॉरी, नकारात्मक संबंध होगा, ठीक है। अगर वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध देखा जाता है, यानी जो है अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही तो वनों के क्षेत्र के लिए ये जो है विनाशकारी ही होगा, ठीक है। अगर वहीं वन क्षेत्र और जनसंख्या की कमी हो तो वहां पर सकारात्मक संबंध होगा। जनसंख्या बढ़ेगी नहीं तो वन क्षेत्र कटेंगे कैसे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए सही की व्याख्या कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो वनों पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। 38 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बटेला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गूगल मल राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए इसमें से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो जहाँ तक अंसी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है कर्नाटका में, ठीक है। और बेटला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बेटला राष्ट्रीय उद्यान आप देखेंगे तो झारखंड में है, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करें छत्तीसगढ़ में है और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, जिम कॉर्बेट, स्लिप ऑफ टंग होगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जहाँ तक हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का लार्जेस्ट एरिया कवर करने वाला नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। और एमपी में हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है नेशनल पार्क पाए जाते हैं, ठीक है। 11 नेशनल पार्क आपको एमपी में मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और हर्बिस नेशनल पार्क जो है आप देखेंगे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है पूरे भारत में। और इसके अलावा इंद्रावती कहाँ स्थित है? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, अंसी आप देखेंगे तो कर्नाटक में, बटला की बात करें झारखंड में और गूगामल जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, जिसमें पूछा जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल। तो बताइए पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 2011 के अनुसार किस में सबसे कम है? चलिए इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो फटाफट इस कमेंट बॉक्स में, तो अभी तक कोई कमेंट नहीं आया। तो अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, तो आप देखेंगे
पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे कम उत्तर प्रदेश में 829। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे कम डेंसिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास 829। ठीक है, और पूरे इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 481 पर किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क दिया गया, टोटल 106 नेशनल पार्क है। इस राज्य में कौन सा नेशनल पार्क, इसके बारे में आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं इसमें क्या पूछा है। भितरकनिका गरान नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों की डेल्टा पर स्थित है। ऑप्शन 2, यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इनमें से कितने कथन सही है? तो आप देखेंगे भितरकनिका नेशनल पार्क पहले आपको दिखा देते हैं। तो ये है भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो जो दो नदियाँ बता रहा है, तो और ब्राह्मणी और बैतरणी, इन दोनों के संगम पर आप देखें डेल्टा में जो है भितरकनिका नेशनल पार्क स्थित है। इस प्रकार आप में वंशधारा और सुवर्ण रेखा इसमें गलत हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में नहीं अवस्थित है, बल्कि आप देखेंगे तो उड़ीसा में अवस्थित। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों की वंशधारा यहाँ पर है। ठीक है, और बैतरणी और ब्राह्मणी यहाँ पर है, और यहाँ पर है भितरकनिका नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। 41 पूछा है, कथन दिया गया है भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई। कारण बताया गया भारत में मोबाइल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति हो गई, इसलिए 2001 के बाद जो है शहरीकरण में वृद्धि हुई। ये कारण तो गलत है, लेकिन कथन सही है। ठीक है, ये सही और आर गलत। तो शहरीकरण की बात करें तो 2001 के बाद आप देखेंगे 2011 में जो है अर्बन पॉपुलेशन जो है 31.16% जो है अर्बन एरिया में रहती थी। 2018 का डाटा जो आया है उसमें जो है अर्बन पॉपुलेशन संख्या 33.6% हो गई है। वर्तमान में शहरीकरण की बात करें तो लगातार वृद्धि हो रही है, और 2001 में ये अर्बन पॉपुलेशन थी जब पूरी पॉपुलेशन का 27.8% था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी से ये डाटा दिया गया है, और अगर ये डाटा आप लोग याद कर लेते हैं या देख लेते हैं तो मुझे लगता है नहीं सेंसस से आपको कहीं डाटा देखने की जरूरत है। और ये जो है लीगल डाटा है, भारत की जनगणना की आधिकारिक डाटा से लिया गया एनसीईआरटी में। आप देखेंगे तो भारत के नगरीकरण की प्रवृत्तियों की बात की गई है, कैसे क्या जो है इसमें देखिए क्या ट्रेंड रहा है। और इसके अलावा जो है आप देखेंगे तो आगे भी डाटा दिया गया है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, इसमें पूछा निम्नलिखित राज्यों में 2011 के जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के आरोही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और राज्यों के नीचे कूटों का जो है सही उत्तर आपको बताना है, घटते क्रम में आपको बताना है। तो केरल, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसके किसके पास कितनी जो है नगरीकरण की परसेंटेज था। तो केरल की बात करें तो केरल के पास 47.7% है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम जो है 51 पॉइंट्स, हाईएस्ट जो है अर्बन पॉपुलेशन जो है वहाँ पर देखें शहर में रहती है मिजोरम में। तमिलनाडु की बात करें 48.4%। गोवा की बात करें, गोवा 62.2%। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1। तो 3241 इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। इससे पूछा है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र दिया गया है, राज्य दिया गया है, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, नोकरेक, कोल्ड डेजर्ट। तो आपको मिलान करना है। ठीक है, हालांकि राज्य में आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप देखेंगे सिमलीपाल कहाँ है, सिमलीपाल यहाँ है। सिमलीपाल जो है आपको देखेंगे उड़ीसा में है। ठीक है, दिबांग दिहांग देखेंगे, दिबांग दिहांग ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसके अलावा नोकरेक देखेंगे तो नोकरेक आप देखेंगे तो मेघालय में है। ठीक, कोल्ड डेजर्ट देखेंगे, कोल्ड डेजर्ट यहाँ पर है। कोल्ड डेजर्ट आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें जो है ए का 4, बी का 3, ठीक है, सी का 5 और डी का 1। इसमें ऑप्शन डी जो है सही है। इसके अलावा देखेंगे तो यूनेस्को ने जो है
वर्तमान में देखेंगे तो भारत में 18 जयमंडल जो है आरक्षित स्थापित किए गए हैं, और IUCN की जो है ये 5वीं संरक्षित सूची से संबंधित होते हैं। ये 1971 से ये नेटवर्क चालू किया है इन्होंने। इसके अलावा अन्य जो बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर कंजर्वेशन एरिया है उनके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे नंदा देवी हो गया, पंचमढ़ी हो गया। तो किस कौन से राज्य में है ये आपको देख लेना है। नंबर 44 की बात कर लेते हैं। और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर इसमें चाहिए, जैसे सिमलीपाल कब शामिल हुआ था, तो 1994 में से जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया था। और दिहांग दिबांग की बात करें तो इसे जो है 1998 में शामिल किया गया था। नोकरेक की बात कर ले तो नोकरेक जो 1988 में शामिल हुआ था। कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो 2009 में शामिल हुआ था। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए नीलगिरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व कब शामिल हुआ था, तो 1986 में शामिल हुआ था, सॉरी हाँ 1988 में। ठीक है। नंदा देवी जो हुआ था ये हुआ था 1986 में। ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है, ये भी सेंसस से है। जैसे पूछा भारत की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में किस में दिखती है? कोलकाता दिल्ली, दिल्ली बेंगलुरु, मुंबई कोलकाता, मुंबई दिल्ली। तो इसमें देखेंगे मुंबई और दिल्ली में देखेंगे जहाँ की पॉपुलेशन करोड़ों में है। ठीक है। इसमें जो है जो युग्म होगा वो हो जाएगा मुंबई दिल्ली। सेंसस को हम लोग आगे देखेंगे देखेंगे कैसे ये युग्म सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये क्वेश्चन हमने कई बार बताया है, ये क्वेश्चन हमने कई बार बताया है, टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन, तो इसको जरूर आप बता सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर बात करें विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 17.31% है। ठीक है। और अगर बात करें मुंबई की बात हम लोग कर रहे हैं, तो मुंबई के बारे में हम आपको लोग चले कुछ डाटा दे दें, तो 1.8 करोड़। ठीक है। दिल्ली 1.6 करोड़। बेंगलुरु की बात कर रहे हैं तो बेंगलुरु जो है आप देखेंगे 84 लाख। ठीक है। कलकत्ता जो है वो आ जाएगा 1.4 करोड़। तो कौन सा मैक्सिमम है, तो उसमें जो है मुंबई और दिल्ली हम लोग लगा देंगे। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की ये बुक है, 12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, इसमें जो है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में दिया गया है। तो आपको मैक्सिमम डाटा आपको इसी से मिल जाएगा। अगर आप लोग ये थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं, जो डाटा मैंने दे दिया है आपको, एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, यही डाटा आपको देख के जाना है। तो यहाँ पे देखिए 10 लाख ही नगरों की कुल जनसंख्या। ठीक है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, तो इसमें जो है टोटल देखिए 10 लाख की जनसंख्या जो है 2011 जिसमें 10 लाख से प्लस जनसंख्या थी, उसमें 53 जो है मतलब राज्यों के जिले शामिल थे। ये आपको ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें जनसंख्या वितरण जो है राज्यवार जो है स्टेट और उसकी घनत्व दिया गया है और उसकी ग्रोथ दी गई है, उसके बारे में आपको डाटा दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे 10 की जन्म दर और मृत्यु दर जो है प्राकृतिक वृद्धि दर की बात की गई, ये डाटा आपको दे दिया गया। मतलब एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, बस आपको पढ़ना है। इसमें देखिए नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में कितनी थी ये भी दिया गया है। ठीक है। कितने नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज था ये भी दिया गया है। इसके अलावा देखिए धार्मिक संगठन जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाए, क्योंकि इस बार न्यूज में है, तो आपको ध्यान रखें। जैसे बिहार गवर्नमेंट जो है जातिगत जनगणना करवाई है, तो इसको भी 2011 के डाटा को आपको ध्यान रखना है, किस राज्य में कौन से धर्म के कितने लोग रहते हैं, ये डाटा आपको ध्यान रखना है। जब तक 2000 जो नेक्स्ट सेंसस है 2011 के बाद वो नहीं हो जाता। नंबर 46 की बात पूछा, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? ठीक है। तो इसमें पूछे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा जिसे खांगचोम जोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तभी मैंने बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है। और इसमें बताना है कि 2016 में जो है जुलाई 2016 में किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो इसमें देखेंगे जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है जिसे खांगचोंग जोंगा कहते हैं, उसको जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। ये सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क असम, कॉर्बेट आपको उत्तराखंड पता है, वैली ऑफ फ्लावर या जिसे पिन बेल कहते हैं वो आप देखेंगे तो ये भी आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है की स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है रिपीट हुआ है, 2014 में इससे क्वेश्चन आए हैं। सोलर इम्पल्स 2 क्या है? ठीक है।
सोलर इम्पल्स टू क्या है? सौर ऊर्जा चलित वाहन है। अब देखिए सोलर इम्पल्स टूल से क्या क्या आ गया क्वेश्चन। जुलाई 2016 में अपनी विश्व की भ्रमण की यात्रा जो है पूरी कर किस स्थान पर पूर्ण की? तो ये मस्कट में पूरी। ये है सोलर इम्पल्स टू, एक हवाई जहाज है, पूरी तरह यहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए हैं और इसको जीरो ईंधन की आवश्यकता होती है। पूर्णतः ये दिन और रात दोनों में चल सकता है, यानी स्टोर करता है दिन में बिजली। और ये पूरा जो है एक यहाँ से चलकर जो है हवाई आइलैंड से चलकर पूरा ये यात्रा तय किया। एक सेकंड। ये बच्चे भी ना तंग करके रख देते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे सोलर इम्पल्स टू की। तो सोलर इम्पल्स टू जो है कहाँ पर यात्रा अपनी पूरी की है? मस्कट में, ठीक है। तो देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको रिपीट मिला, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की गई है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे 41 टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है, सॉरी 42। और जो 42वां है, आप देखेंगे इसे जो है विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन को 2023 में जो है ये विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया। अब देखिए 2023 में सितंबर में ये विश्व धरोहर स्थल शामिल शामिल हुआ, ठीक है, यानी एक महीने पहले। और ये चर्चा में रहा होगा। यूपीएससी मेंस में फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया कि शिक्षा के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों को लिखना था। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे इंटीग्रेट होता है। बहरहाल 2023 में सितंबर में कर्नाटका में होयसला के पवित्र समूहों को भी इस सूची में शामिल किया गया। तो ये बातें हो गई, बाकी बातें आपको पढ़ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कैसे पूछा? सितंबर 2016 में निम्नलिखित में किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित किया गया? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भारत। तो भारत तो अभी मलेरिया मुक्त नहीं है, उसका टारगेट है 2077 तक, ठीक है। चीन जो है पहला देश था और 2016 में सितंबर में श्रीलंका और डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, 49 की बात करें, इसने पूछा रियो ओलंपिक 2016 में पैरा ओलंपिक में निम्नलिखित में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? झाझरिया, परवेज रसूल, मरियप्पन थांगुल, दीपाकर कर्माकर। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है? जो रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था, ये समर ओलंपिक होता है, ठीक है। दो ओलंपिक होते हैं, एक समर होता है, शीतकालीन होता है, एक ग्रीष्मकालीन। तो ये जो है रियो ओलंपिक हुआ था, ये समर में हुआ था। तो इसमें जो है स्वर्ण पदक जो मिला था पैरा ओलंपिक में मरियप्पन थांगवेलु को मिला था, ठीक है। और इसके अलावा ये किससे संबंधित है? ये ऊंची कूद से संबंधित है। इनके साथ जो है आप देखेंगे तो थांगवेलु को जो है के साथ जो है वरुण सिंह को भी जो है ऊंची कूद में जो है ज्वाइंट में जो है पदक मिले थे, ठीक है। एक साथ जो है स्टेज शेयर किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, 50 में क्या पूछा है? 50 में पूछा है सितंबर 2016 में संपन्न हुए अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट फाइनल मैच में भारत ने किसको हराया? बांग्लादेश, ओमान, चीन, पाकिस्तान। तो अंडर 19 सॉरी अंडर 18 एशिया कप हुआ था, उसमें उस टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। 51 की बात कैसे पूछा? निम्नलिखित में किस राज्य में 2011 की जनगणना के समय 10 लाख प्लस के नगरीय समूह नहीं है? अभी मैंने 10 लाख की जनसंख्या बताई थी, ये डाटा मैंने दिया था एनसीईआरटी से, उसी से ये क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट हुआ है। इसमें क्वेश्चन बदल दिए पूरे, हरियाणा, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, यानी 10 लाख समूह की जनसंख्या में इसमें कौन से राज्य का या कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो टोटल 53 जो है स्थान का टोटल 53 नाम थे, उसमें जो है आपको बताना है इन राज्यों में से कोई भी जो है जिला उसमें शामिल नहीं है, वो उसका नाम बताना है।
तो आप देखेंगे इसमें जो है उड़ीसा का कोई भी जिला 10 लाख की प्लस जनसंख्या में शामिल नहीं है, इसमें उड़ीसा सही हो जाएगा। 52 की बात कर लेते हैं। 52 में क्या पूछा है? इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी, जैसे हमने मलेरिया की बात की थी, ठीक है, तो मलेरिया जो होता है उसके खोजकर्ता कौन थे? जिस हिसाब से पूछ लीजिए मलेरिया मलेरिया खोजकर्ता कौन है, तो आपको बताना है रोनाल्ड रॉम। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है भारत में ही हुआ था, उत्तराखंड में। और मलेरिया जो होता है वो फीमेल जो है एनफ्लूएंजा जो है मच्छर के काटने से होता है, जो एक क्या है, परजीवी है। यानी जब मच्छर काटा है तो प्लाज्मोडियम नामक एक क्या पैरासाइट्स जो है शरीर के इंजेक्ट कर देता है ब्लड में, ठीक है। इसी खोज की थी रोनाल्ड रॉड ने, ठीक है। इसी 1902 में जो है इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये इंफॉर्मेशन दे दी थी, ठीक है। ये डाटा मैंने बता दिया, दोबारा आया है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। 53 में क्या पूछा है? 53 में पूछा है, एक क्वेश्चन रह गया इसमें सर। 52 52 में पूछा है 2016 में घोषित संपोषणी विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान था, यानी सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट टारगेट था उसमें 2016 में भारत का कौन सा स्थान था? भारत का स्थान था 110वां। और वर्तमान में जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आया 2022 में, उसमें स्थान है 121वां, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। इसने पूछा है जुलाई 2016 में यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए थे? तब देखिए इसमें जो 2016 में यूनेस्को ने, अभी वर्तमान में 42 है, लेकिन जुलाई 2016 में यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल सूचित किए थे? तो इसमें चारों ऑप्शन नहीं, मिसमैच है। टोटल उस टाइम था 32 जो है सूचित किए थे, ठीक है। वर्तमान में 42 है, और 42 में आप कैटेगरी करेंगे तो 34 सांस्कृतिक हैं और 7 वो है प्राकृतिक हैं, एक देखेंगे तो मिक्स्ड श्रेणी में है, ठीक है। इस प्रकार जो है उस टाइम 32 था, इसमें कोई ऑप्शन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, दिसंबर 2016 में मेक इन इंडिया सम्मेलन प्रस्तावित है, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, नई दिल्ली। इसका भी डाटा हमको मिला नहीं एग्जैक्ट, ठीक है। इसको अभी पेंडिंग रखते हैं, अगर आपको मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है? सितंबर 2016 में निम्नलिखित में से किन सांसदों ने पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिजिग्नेशन एक्ट, यानी जिसे HR 6069 शीर्षक से बिल पेश किया था, और ये बिल पेश हुआ था यूएसए में, यूएसए की असेंबली में। मतलब किस जो सदस्य थे उनका नाम पूछा है। टेड पो, जोएन बर्टन, डॉन रोखा बखार, एड राइस, सैम जॉनसन, टेड पो, डाना रोरा बखार। तो आप देखेंगे वो जो बिल पेश किया था उसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, टेड पो एंड डाना रोगा बखार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, इसने पूछा 21 सितंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने निम्नलिखित में किससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी? तो 2016 में सितंबर में सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, ये अगर आप बता लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ना भी रहेगा। तो अध्यक्ष की जो थे वो मुगाबे थे, और वो जिम्बाब्वे के जो है राष्ट्रपति हैं। और इबोला जो है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा घातक बीमारी है, ठीक है। उसी पर जो है विचार करने के लिए UN की जो है बैठक हुई थी, स्वास्थ्य समस्याओं पर चिंता जो है इन्होंने जाहिर की थी। तो उसमें हेल्थ सेक्टर में क्या शामिल था? हेल्थ सेक्टर में इबोला वायरस शामिल था। तो इसमें पूछा ना स्वास्थ्य समस्याओं के। वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के? तो डेनिस फ्रांसिस जो है ये निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे ये वेस्ट इंडीज से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। 57 में क्या पूछा है इसकी बात कर लेते हैं। 57 पूछा है उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? तो 2016 में क्वेश्चन आया, तो उस समय जो गवर्नमेंट थी समाजवादी गवर्नमेंट थी, अखिलेश सरकार की गवर्नमेंट थी, उस टाइम जो है उन्होंने 23 अप्रैल 2016 को इलाहाबाद मंडल में जो है समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला था। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा भारतीय सेना के POK के आतंकवादियों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, वो कब किया गया? 27 सितंबर 2016, 28,
29, 30। तो ऐसे एग्जैक्ट आंसर इसमें एग्जैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो दिमाग का दही कर दे। ठीक है, तो बताइए सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी? ये तो सबको 2016 में हुई थी, एग्जैक्ट डेट आपको बतानी है। तो सर्जिकल स्ट्राइक जो है 29 सितंबर 2016 को हुई थी। 59 की बात करें, 59 में क्या पूछा है? संघ वित्त मंत्री यानी यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली ने अक्टूबर 2016 में यह घोषित किया कि आय घोषणा योजना यानी आईडीएस 2016 के अंतर्गत 30 सितंबर 2016 तक घोषित काला धन है लगभग, यानी उन्होंने बताया था कि कितना काला धन है, ब्लैक मनी। ठीक है, अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, तो कितना ध्यान रखेंगे? तो कुछ अपवाद क्वेश्चन आते हैं, उनको छोड़कर चलिए। 140 में 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अपवाद, 10 क्वेश्चन अपवाद आ जाए, उनको छोड़कर ही चलिए। तो बहरहाल अगर डाटा देखा जाए तो उसमें जो था, इन्होंने बताया कि जो है 65,250 करोड़ जो है ब्लैक मनी जो है मार्केट में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। पैरालंपिक के इतिहास में पहली बार रियो पैरालंपिक 2016 में किस खेल स्पर्धा में भाग लेने के बाद दो भारतीयों के एक साथ पोडियम पर खड़े हुए? ठीक है, तो आप देखेंगे वो दो खिलाड़ी थे, मरियप्पन थांगोलू और वरुण सिंह। ठीक है, ये दोनों पोडियम पर खड़े हुए थे और ये खिलाड़ी जो संबंधित थे ये ऊंची कोच से संबंधित थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मरियप्पन थांगुलू से 2 क्वेश्चन देखिए, खेल से आ गए। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, इसे पूछा 29 अगस्त 2016 को लिमोआ, इसे क्या कहते हैं? लिमोआ। लिमोआ का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये जो होता है एक मिलिट्री टाइज है, ये हुआ था यूएसए और भारत के बीच। इसके अलावा जो यूएसए के साथ भारत का टाई अप है, उसमें देखेंगे आज आ जाएगा कॉमकासा, आ जाएगा बेका, आ जाएगा, ठीक है, कोस्मिया आ जाएगा। तो ये सब क्या है? मिलिट्री टाइज है। ठीक है, जो भारत और यूएसए के बीच हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, इसमें पूछा है ज्योग्राफी से है। इसमें नाइल रिवर या ब्लू नाइल रिवर नदी निम्नलिखित में किस झील से निकलती है? विक्टोरिया, एडवर्ड, टाना झील, एल्बर्ट झील। तो आप देखेंगे विक्टोरिया लेक की बात करें, टाना झील की बात करें, एल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, तो आपको बताना है कि नाइल झील रिवर कहाँ से निकलती है। तो नाइल रिवर की बात करें तो ब्लू नाइल जो निकलती है, ब्लू नाइल निकलती है, वो ताना झील से निकलती है। नील नदी के एक है ब्लू नाइल, एक है वाइट नाइल। तो ब्लू नाइल जो निकलती है वो इथोपिया के ताना लेक से निकलती है, और वाइट नाइल जो है से मिल करके खार्तूम में जो है बंदरगाह में जो है ये बन जाती है नील नदी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें कौन सा है? इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ताना झील से कौन कौन सी नदी निकलती है? ब्लू नाइल। ठीक है, जहाँ तक व्हाइट नाइल की बात है, तो व्हाइट नाइल मैंने बताया कि व्हाइट नाइल नील नदी से जो है मिलकर खार्तूम बंदरगाह पर ये जो है नाइल रिवर के हो जाती है। और व्हाइट नाइल जो मैंने बताया, व्हाइट नाइल जो है विक्टोरिया लेक से निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दो प्रकार की नदियों को मिलाकर जो है ये नाइल रिवर बनती है। जैसे भागीरथी और अलकनंदा को मिलाकर गंगा बनती है, वैसे आप देखेंगे तो जो नील रिवर है वो जो ब्लू नाइल लेक ताना से निकलती है, व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया से निकलकर जो है वो ब्लू नाइल बनाती है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। 63 में पूछा है पोत निर्माण केंद्र यूएसए का और राज्य बताया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ह्यूस्टन टेक्सास प्रांत में, स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में, न्यू ऑर्लियंस लुजियाना में है, कैम्डेन पोत निर्माण केंद्र फ्लोरिडा। तो कैम्डेन कहाँ है? कैम्डेन आप देखेंगे लंदन में है, लंदन यूके का पार्ट है, जिसमें जो है ऑप्शन डी जो है इसमें सही इसके हिसाब से। 64 में क्या पूछा है? 64 में पूछा है निम्नलिखित सागरों में पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम का हो, किसी भी स्टेट एग्जाम का हो, ये इवन यूपीएससी का भी फेवरेट एरिया है, मैप एरिया, मिडिल ईस्ट कंट्री। ठीक है, जहाँ पर हमेशा वॉर चलता रहता है। अभी आप देखेंगे इसराइल के साथ जो है वॉर चल रहा है, गाजा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, तो आपको इसको मैप को ढंग से देख के जाना है।
इसके लेक्स हो गए, स्ट्रेट हो गए, कौन सा राज्य मेडिटेरियन सी से लगता है, ये चीज़ ब्लैक सी से लगता है, कैस्पियन सी से कौन कौन से जो है स्टेट लगते हैं, स्टेट का मतलब देश लगता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसने पूछा है कि पश्चिम से पूर्व का क्रम सही क्या है, चलिए इस मैप को देख लेते हैं। तो आप देखिए पश्चिम, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है। पश्चिम में सबसे पहले क्या है, मेडिटेरियन सी आ जाएगा, ठीक है। मेडिटेरियन सी देखिए कहाँ है, मेडिटेरियन सी यहाँ है। फिर उसके बाद देखेंगे पूर्व, उसके बाद पूर्व की तरफ ब्लैक सी आ जाएगा, ब्लैक सी यहाँ, फिर कैस्पियन सी, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ आएंगे अराल सी, तो ये ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो मिडिल ईस्ट की कंट्री आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, मेडिटेरियन सी, आने वाले एग्जाम में मेडिटेरियन सी से कौन कौन से जो है देश लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, ठीक है, इसने पूछ लेगा कि जो सीरिया है मेडिटेरियन सी से लगता है कि नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने हैं। जॉर्डन पूछ लेगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। इसके अलावा इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें अलावा जो है आप देखेंगे कि ये है नाइल रिवर, और यहाँ पे जो है पोर्ट सईद है। पोर्ट सईद पर यहाँ पर कुछ लेक्स हैं, ठीक है, उनको भी आप, लेक बिटर है, ठीक है, लेक लिटिल है, लिटिल बिटर है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइग्रिस रिवर है, को भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 65 देखिए, 65 क्या पूछा है, नदियाँ दी गई हैं, कहाँ प्रवाहित होती हैं, यानी कहाँ का इनका ड्रेनेज है उसके बारे में बताना है। लीना रिवर, अमूर रिवर, टिग्रिस रिवर, माही। तो माही के बारे में आपने सुना होगा। माही आप देखिए इंडिया में बहती है, ठीक है, और ये कहाँ जाती है, अरब सागर में गिरती है। टिग्रिस रिवर अभी बताया, टिग्रिस रिवर आप देखेंगे कहाँ जाती है, तो फारस के खाड़ी में गिरती है, टिग्रिस रिवर, टिग्रिस और इफ्रुट्स, ठीक है। लीना रिवर जो है आर्कटिक सागर में गिरती है, तो ये रशिया में बहती है लीना रिवर, लीना डेल्टा बनाती है। आमुर रिवर देखिए यहाँ मंगोलिया के जो है निकलते हुए ये जो है तो पैसिफिक ओशियन में गिर जाती है, ठीक है। तो इसमें 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का जो है 3 है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, 66 में क्या पूछा है, अगस्त 2016 में चीन ने मीसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की, जो क्या है, प्राचीन चीनी संगीत है, क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है, एक कंप्यूटर गेम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2016 में चीन ने एक और महारत हासिल की क्वांटम कंप्यूटर में, उन्होंने उपग्रह संचार प्रणाली विकसित की, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या पूछा है, निम्नलिखित सभ्यताओं में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा, माया, एजेक्ट, मुइस्का, इका। तो ये जो सारी सभ्यता दी गई है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट का दी गई, यानी आप देखेंगे तो कैरेबियन देश की बात करें तो आप, ये अमेरिका का, यूएसए का साउथर्न पार्ट जो मैक्सिको वाला एरिया है, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ पर ये सारी सभ्यताएं विकसित हुई थी, इन्हीं के बारे में है, ठीक है। यूपीएससी में भी एक बार 2019 में, आई थिंक 2022 या 21 में क्वेश्चन पूछा था कौन सी सबसे पुरानी सभ्यता है, तो उसमें दे दिया था माया सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको ध्यान रखना सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, सिंधु सभ्यता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 2022 की बात है, उसमें भी यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा, सबसे पुरानी सभ्यता की बात किया था। बहरहाल अगर बात करें इसमें सबसे पुरानी सभ्यता की बात करें, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम देखेंगे, तो उत्तर से दक्षिण क्रम में देखेंगे तो पहले आएगा एस्टेक, माया, मुस्का, इंका, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सारी सभ्यताएं इधर ही विकसित हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ एस्टेक है, ये माया सभ्यता है, ठीक है, ये इक्का सभ्यता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो आपको मिल जाएगा एंशियंट जो है, यहाँ पर इजिप्ट सभ्यता मिल जाएगी, ठीक है, मिस्र में। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, तो इन सब का मैप भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 68 की बात करें, 68 जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं, यानी किसी की परिभाषा दिया गया आपको बताना, जनसांख्यिकीय संक्रमण कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, जननांकीय गत्यात्मकता कहते हैं, जननांकीय रूपांतरण। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप बताइए कि इसमें क्या सही, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ अवधि लॉन्ग टर्म में घटित क्रमिक परिवर्तन क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो ये घटित क्रमिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, जननांकीय संक्रमण कहते हैं, यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन नंबर 69 की बात कैसे पूछा है, करीबा डैम निर्मित है कॉफी नदी पर, चाम्पेजी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, कैंपोबो नदी पर,
तो आप देखिए ये बातें कई बार हो चुकी है। अभी देखिए अफ्रीका से कितना क्वेश्चन आए, इस बार भी अफ्रीका से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो है अफ्रीकी यूनियन जो है इसमें शामिल हुआ G20 में। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे अफ्रीका में देखिए ये जो करीबा डैम है वो जाम्बेजी रिवर पर है, और जाम्बेजी रिवर पर ही कौन सा डैम है, विक्टोरिया फॉल है। तो इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। और इसी जाम्बेजी रिवर पर आप देखेंगे कौन सा जो है डैम स्थित है, लेक करीबा जो है डैम स्थित है जाम्बेजी रिवर पर। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के में निम्न में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है, यानी टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया हो उसमें जो है वन कवर सबसे ज्यादा इन चारों में से किसमें, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। वर्तमान 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान तक में जो है मिजोरम जो है सबसे ज्यादा जो है लैंड कवर करता है, लैंड यानी फॉरेस्ट कवर एरिया उसके पास है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया किसके पास है, मिजोरम के पास है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट किसके पास है, तो अगर आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि पूछा जाए तो आपको बताना MP, ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पूछ रहा है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है मिजोरम बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा है कोयला मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार राज्यों की प्रमाणित कोयला भंडार के दृश्य जो है और वही क्रम बताना है। यहाँ सबसे ज्यादा किसके पास है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा कोयला किसके पास है, झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। तो आप बताइए, यही डाटा बार बार घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद सॉरी सबसे पहले आएगा झारखंड, झारखंड के बाद क्या आएगा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद जो है आप देखेंगे तो इसमें आना चाहिए था वेस्ट बंगाल आना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें MP दिया है, तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो है सही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद जो है 2016 का सेकंड पार्ट जब हम देखेंगे 71 से 140 क्वेश्चन देखेंगे। तब तक जो है आप लोग इस लेक्चर को देखिएगा। अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।